कल हमने रोजगार निर्माण का जो 8th एडिशन था उसका फर्स्ट पार्ट तैयार किया। मैंने कहा था इस बार का रोजगार निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम रोजगार निर्माण के जो बचे हुए न्यूज़ हैं फर्स्ट 8th एडिशन के वो आज देखेंगे। मिशन इंद्रधनुष 4.0 चर्चा में है। तो मिशन इंद्रधनुष क्या है? 4.0 से पहले 2.0 भी होगा, 3.0 भी होगा। और ये इंटेंसिफाइड वैक्सीनेशन प्रोग्राम क्या है? ये तमाम बातें इस आर्टिकल में दी हुई हैं जो हमारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेशली भारत में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो इस वैक्सीन प्रोग्राम के दायरे में आती है और इसका लाभ हम स्वास्थ्य संबंधी भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के रूप में देखते हैं। तो मिशन इंद्रधनुष में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो हमको प्रीलिम्स से पता करना है कि कितने तरह का वैक्सीनेशन है, इसमें इंटेंसिफाइड क्या है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं इसके लिए। तो शुरुआत की गई कि इस समय भारत दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष चला रहा है, जिसमें सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत हर साल 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाएं और बच्चों को कवर किया रहा है। तो दो बातें हो गई इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन्स, और जो बच्चे हैं उनको इसमें कवर किया, चिल्ड्रंस को। ये दो इसके कवरेज में है। ठीक, आगे इसमें लगा हुआ है कि मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार का एक स्वास्थ्य अभियान है। इसके गर्भवती महिलाएं और बच्चों को तीव्र गति से पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान किया जा रहा है। देश में इस मिशन के तहत अभी तक 10 चरण पूरे किए जा चुके हैं। 10 फेज कंप्लीट हो गए हैं। मिशन इंद्रधनुष के बाद सघन मिशन इंद्रधनुष यानी IMI इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के अलग चरण देखने को मिले हैं। तो ये जो वैसे प्रोग्राम है इसके 10 फेज कंप्लीट हो गए। मिशन इंद्रधनुष के बाद इसके कई वर्जन्स लाए गए हैं। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI। ठीक, ये कुछ बातें यहां पे हो गई। अब भारत में टीकाकरण कार्यक्रम जो शुरू हुआ था ये 1978 में हुआ था। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा शुरू किया गया था। बाद में इसका नाम बदल के 1985 में कर दिया गया, मॉडिफाइड कर दिया गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो बेसिकली ये EPI था। ये जो हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे यहाँ पहले एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम EPI था 1978 में। इसे बदल के 1985 में कर दिया गया यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ठीक, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कर दिया गया। भारत में यूनिवर्सल वैक्सीन प्रोग्राम जो है विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम है जो वहां चल रहा है। इसका उद्देश्य, ये जो नाम बदला गया 85 में किया गया था ये, और इसका ऑब्जेक्टिव था कि देश के सभी जिलों में वर्ष 1980 से 90 तक पूर्ण प्रतिशत प्रदान करना। मतलब टाइम रखा गया था इसका UIP का 1980 से 90 के बीच में 100% मतलब पूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम लागू करना, यह इसका उद्देश्य था। यहां से इसको लाया गया था UIP को। ठीक, कई वर्षों तक UIP चला। इसके बावजूद UIP जीवन के प्रथम वर्ष में होने वाले केवल 65% बच्चों को ही पूरी तरह वैक्सीनेट कर पाया। 35 से ऊपर जो बच्चे हैं वो उसके दायरे से बाहर रहे, और इसी कारण से टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के लिए जोर दिया गया। माना गया कि 65 से काम नहीं चलेगा, हमें इससे ऊपर टारगेट लेके आना है वैक्सीनेशन का। तो इसी को दिसंबर 14 में मिशन इंद्रधनुष 2014 में मिशन इंद्रधनुष को लाया गया। ठीक, तो हम इसको कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। पूरी कहानी को यदि हम टाइमलाइन पे देखें तो इसका एक देखने का एक और तरीका मैं आपको याद करने में लिखवा दूं साथ साथ कि इसमें
सबसे पहला आएगा एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ये लाया गया 1978 में। इसी को बदल के कर दिया गया यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम 1985 में, और इसमें जो लक्ष्य रखा गया वो रखा गया कि 90 के बीच में हम कर देंगे अधिकतर बच्चों को वैक्सीनेशन के दायरे में। ठीक, 80 से 90 के बीच में पूर्ण टीकाकरण कर देंगे, ये लक्ष्य रखा गया। लेकिन जब ये कार्य सफल नहीं हो पाया तो फिर 2014 में जब नई सरकार आई तो 2014 में इन्होंने इसको नाम दे दिया गया मिशन इंद्रधनुष, MI। ठीक, तो इस तरह टाइमलाइन है 78, 85, इसी का नाम चेंज किया गया और फिर इस पर टारगेट रखा गया, और फिर ये जो टारगेट अचीव नहीं हुआ तो 2014 में मिशन इंद्रधनुष लाया गया। ठीक, मिशन इंद्रधनुष में वैक्सीनेशन दो लोगों को दी जाती है, एक प्रेग्नेंट फीमेल्स महिलाएं और दूसरा चिल्ड्रंस जो इसके दायरे में आते हैं वैक्सीनेशन के, उनको कवर किया जाता है। तो ये पूरी डेवलपमेंट रहा इस मिशन इंद्रधनुष को लेकर। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य लक्ष्य 2 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चे और गर्भवती महिलाओं को सभी उपलब्ध टीकों के माध्यम से पूर्ण प्रतिशत सुनिश्चित करना। तो इसमें बच्चे भी 2 वर्ष 2 ईयर्स का क्राइटेरिया रख लिया गया। तो ये मिशन इंद्रधनुष में बदलाव आया। अब इसी को IMI नाम दिया गया 2017 में, IMI इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, ये हो गया नाम 2017। ठीक है, तो इतना इसका टाइम बन रहा है। ये 2017 जो दिया गया ये बेसिकली पहला इसका वर्जन था, इसी को 1.0 बोले या पहला वर्जन बोले, और इसमें दिसंबर 2018 तक 90% से अधिक पूर्ण टीकाकरण सूची करने हेतु चयनित जिले और शहरों में टीकाकरण कवरेज में बढ़ोतरी के लिए विशेष अभियान पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो इसमें उन इलाकों को लिया गया जहां पे टीकाकरण कार्यक्रम काफी कम था, उन्हीं को टारगेट किया गया, और दिसंबर 18 तक 90% से अधिक पूर्ण टीकाकरण सूची करने हेतु चयनित जिलों को इसमें रखा गया। ठीक, इसके तहत जो टारगेट पूरे किए गए उसके पश्चात भारत सरकार ने इसी का 2.0 लॉन्च किया, और यह लॉन्च किया 2019 में 2.0 IMI 2.0। और 2.0 जो किया गया ये किया गया 2019-20 के लिए। 2019-20 आपको पता है कि 19-20 ये वही वर्ष है जब भारत में पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को 25 वर्ष पूरे हो गए थे। तो उसी को हमने एग्जाम्पल के लिए, प्रोत्साहन के लिए, क्योंकि पोलियो कार्यक्रम भारत का एक सफल कार्यक्रम रहा है, उसी को समझते हुए IMI 2.0 को हमने लॉन्च किया। और ये लॉन्च जो किया गया ये पल्स प्रोग्राम के 25 वर्ष के नेशन वाइड प्रोग्राम में कंप्लीट होने को हमने इसको शुरू किया 2.0 को। इसके बाद इसका तीसरा वर्जन लेके आए हम लोग, तीसरा वर्जन लेके आए, और तीसरा वर्जन जो आया यह आया 21 में। इसको बोलते हैं IMI 3.0। ठीक, और इसमें माइग्रेंट वर्कर्स, ऐसे लोग जो कि दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उनको इस पर टारगेट किया गया 3.0 में। फरवरी 2022 इस साल इसका चौथा वर्जन लाया गया और उसको बोलते हैं IMI 4.0। ठीक, IMI 4.0। और ये 4.0 में हम कोशिश कर रहे हैं कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को और तेजी से बढ़ाया जाए, और इसमें रूटिंग इम्यूनाइजेशन सर्विसेज जो चलती हैं उन्हें अनवैक्सीनेट लोगों तक पहुंचाया जाए, पार्शली वैक्सीनेट लोगों तक पहुंचाया जाए, जिनको आधे टीके लगे, जिनको पूरे टीके नहीं लगे हैं उनको इसमें लाया जाए, जिनको बिल्कुल लगे वो भी लाए जाए। ये है इसका उद्देश्य 4.0 का। ठीक, 2 वर्ष तक के बच्चों से कवर किया जाएगा, और कोविड-19 के दौरान जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था उसको इसमें और तीव्र गति देने की कोशिश की जा रही है, यही है 4.0। तो ये हो गया इसके पूरे मिशन के बारे में जानकारियां। अभी तक देश के 701 जिलों के कवर करते हुए मिशन धनुष के 10 चरणों को पूरा किया चुका है। मिशन धनुष के पहले 2 चरणों के परिणाम स्वरूप
एक वर्ष में पूर्ण टीकाकरण अवधि में 6.7 की वृद्धि हुई है। मिशन धनुष के 5वें चरण में गहन मिशन इंद्रधनुष में शामिल 190 जिले में किए गए सबसे से ये पता चलता है। तो ये कुछ जानकारियां इस टीकाकरण कार्यक्रम में रहेंगी। ठीक, इसके अलावा मिशन धनुष को ग्राम स्वराज अभियान और विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान के तहत भी योजना के रूप में लागू किया जा रहा है। तो इसको कई रूप में लेके जा रहे हैं हम, ना सिर्फ अलग से प्रोग्राम्स की चला रहे हैं, लेकिन साथ में जो ग्राम स्वराज कार्यक्रम चल रहे हैं वहां भी इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें कौन कौन टीके लगते हैं, तो इसमें लिखा है कि इसका उद्देश्य 12 जानलेवा बीमारियों से टीकाकरण दिलवा के लोगों को बीमारी से मुक्त करना। ठीक, इस योजना के माध्यम से देश भर के सभी बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए मुफ्त में जीवन रक्षक टीका प्रदान करना। केंद्र सरकार इस मिशन के तहत जरिए UIP यानी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम वो राष्ट्रीय टीका कार्यक्रम में नए टीके जैसे कि रोटावायरस, ये लिखिएगा रोटावायरस, IPV, ठीक, वेस्क जेई वैक्सीन, न्यूमोकोकल PCV और खसरा रुबेला वैक्सीन की शुरुआत के माध्यम से टीका निवारण रोग के लिए टीकाकरण प्रदान कर रही है। ठीक, मिशन धनुष में 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के खिलाफ टीकाकरण शामिल है, जिनमें है डिफ्थीरिया, काली खांसी, टेटेनस, इसके अलावा पोलियो, इसके अलावा टीबी, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जापानी एन्सेफेलाइटिस रोटावायरस वैक्सीन, ये सारी चीजें इसमें दी जाती हैं। तो ये सारे आपको तैयार करने हैं। हेल्थ के इशू में MPPSC में जो हेल्थ चैप्टर है वहां पे इससे जुड़ गए हुए क्वेश्चन आने की संभावना है। और यदि क्वेश्चन ये चाहें तो आप इस न्यूज को यूज करते हैं। भारत सरकार के द्वारा रोगों से बचाव के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उस तरह के आंसर में इसको यूज कर सकते हैं। अब आते हैं अगली खबर पे। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। तो इस पर हमने रेगुलर क्लास में डिस्कस किया है और मैंने कहा था कि इसकी शुरुआत होती है मातृभाषा दिवस की। इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए आपको। होता है प्रीलिम्स क्वेश्चन बन जाए कि कहां से शुरुआत हुई, तो इसकी शुरुआत होती है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो पाकिस्तान को दो हिस्से मिले, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। उस समय एक मुद्दा बहुत चर्चा में था कि संस्कृति ज्यादा प्रमुख है कि धर्म प्रमुख है। और उस समय पाकिस्तान की मांग को इस आधार पर जांच कराया गया कि धर्म अलग पहचान है, इसलिए संस्कृति बजाय धर्म को आधार मानते हुए मुस्लिम बहुल आके पाकिस्तान दे दी जाए। उस समय गांधी ने इसका विरोध किया। गांधी का कहना था कि धर्म से बड़ा प्रमुख है संस्कृति। ये लोग बांग्ला संस्कृति के लोग हैं, ये पंजाबी संस्कृति के लोग हैं, इसलिए ये भले ही मुस्लिम हैं धर्म के आधार पर, लेकिन इनकी संस्कृति की पहचान इनके धर्म से ऊपर है। लेकिन इसको नकारा गया तो उसके बाद आप देखते हैं कि पाकिस्तान को दो हिस्से मिले, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। जो पूर्वी पाकिस्तान मिला वहां पे शुरुआत से ही पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा एट्रोसिटीज अत्याचार किए गए, उनके ऊपर जो पंजाबी संस्कृति वो थोपने की कोशिश की गई। और कुछ दिनों बाद ही ये कह दिया गया कि यहाँ की जो भाषा होगी उर्दू भाषा होगी और उर्दू को ही तवज्जो दी जाएगी। बाद में इसको लेके वह आंदोलन चला। इस आंदोलन दौरान वहां के छात्र जो आंदोलन कर रहे थे उनको गोली चलाई गई, उसमें छात्र बड़ी संख्या में शहीद हुए। और उसके बाद 21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। आगे चल के हम देखेंगे कि मातृभाषा का ही मूवमेंट इतना मजबूत हुआ कि 1971 में बांग्ला भाषा के आधार पर बांग्लादेश का निर्माण हुआ। दुनिया के इतिहास में मातृभाषा को लेकर किसी राष्ट्र का निर्माण होना यह पहला उदाहरण था। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस इसी याद मनाया जाता है। पिछले कुछ समय से वैश्वीकरण, तकनीक आदि के कारण भाषाएं लुप्त हो रही हैं और कुछ एक ही भाषाएं दुनिया भर में बढ़ रही हैं। नई शिक्षा नीति में भी भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा को दिमाग में रखते हुए शिक्षा 5वीं तक मातृभाषा देने का प्रयास किया है। NEP जो नई आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो ये आप तैयार करिए, इससे काफी क्वेश्चन होने की संभावना है। मैंने इस पे पीछे क्लास में द हिंदू से भी डिस्कस किए थे, तो ये पूरा डिस्कशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या चुनौती आ रही है, क्या क्या चीजें, मैंने आपको एक शॉर्ट में पूरी समझा दी है। अब हम आते हैं स्पोर्ट्स पेज पे। तो स्पोर्ट्स पेज पे जो एक खबर है वो ये है कि जो महिला विश्व कप होगा उसकी इनामी राशि ICC ने बढ़ा दी है और दुगनी कर दी है। $13,20,000 की इनामी राशि मिलेगी। तो यदि आपकी क्रिकेट हॉबी है तो आप इसे तैयार करिए, आपके इंटरव्यू में
पूछ सकते हैं यहां पर। अब आइए विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। यह सम्मेलन टेरी के द्वारा आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने भारत के द्वारा क्या क्या ऊर्जा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, सभी लोगों तक ऊर्जा की पहुंच हो, पर्यावरण को लेकर हमारी क्या पॉलिसी है, इन सब की बात माननीय प्रधानमंत्री ने यहां पर करी है। प्रधानमंत्री ने यहां पर उज्ज्वला योजना का जिक्र किया। किस प्रकार उज्ज्वला योजना हमारे पर्यावरण की रक्षा भी कर रही है और साथ में महिलाओं के स्वास्थ्य को कोई फायदा हो रहा है और इससे सरकार का स्वास्थ्य खर्चा भी कम हुआ है। ग्रामीण इलाके में महिलाओं का समय बच रहा है, क्योंकि जो पहले जो महिलाएं ईंधन इकट्ठा करने आती थी लकड़ी के रूप में, उनका समय बच गया। अब वो इसका उपयोग करके उन समय बचाया तो वो अपना क्वालिटी टाइम यूज कर पा रही अन्य कार्यों में। इसका पीएम कुसुम योजना का जिक्र किया माननीय प्रधानमंत्री ने, कहा कि इसके माध्यम से ऑफ ग्रिड तरीके से किसान सोलर एनर्जी को यूज करके अपने पावर जो पंप वगैरह हैं उनको यूज कर पा रहे हैं। इसके अलावा एलईडी बल्ब वितरण योजना के बारे में बताया प्रधानमंत्री ने। ठीक, इससे काफी बिजली की बचत हुई है एलईडी से और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी काफी कम हुआ है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य हरित हाइड्रोजन का दोहन करना है, ये हम पढ़ा चुके हैं रेगुलर क्लास में, और साइंस टेक में दोबारा से लूंगा मैं राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन क्या है। इसका प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम कई सारे प्रयास कर रहे हैं जैव विविधता को लेकर। ठीक, यहां पे कहा गया कि भारत ने हरियाणा के अरावली क्षेत्र में विविधता पार्क को OECM अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स के रूप में घोषित किया है। थोड़ा सा ये नई चीज है OECD। आपको जानना चाहिए कि जो OECD है ये टैग जो है ये दिया जाता है IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर के द्वारा टैग दिया जाता है। और ये जो टैग दिया जाता है किसी को, वो इलाके जो प्रोटेक्ट नहीं है, जो अभी किसी संरक्षण में नहीं आते हैं, प्रोटेक्शन में नहीं आते हैं, लेकिन वो काफी सिग्निफिकेंट है बायोडायवर्सिटी दृष्टिकोण से, तो उनको OECM अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स के रूप में टैग किया जाता है। यहां कोई लीगल, कोई फाइनेंशियल इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए पैसा आएगा, कोई फाइनेंशियल वगैरह आएगा, ठीक, बट इससे उस इलाके को अंतरराष्ट्रीय मैप पर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रूप में मान्यता मिल जाती है जो OECM में आते हैं। तो ये एक इंपोर्टेंट तरीका है। इसमें कोशिश की जाती है कि उस स्थान को प्रोटेक्ट करके इन सीटू कंजर्वेशन, मतलब उसको वहीं पे उसी हालात में रखकर, एक्स सीटू नहीं, वहां से हटाना नहीं है, वहीं पे उसी हालात में रख के वहीं उसको प्रोटेक्शन दिया जाए। तो ये OECM के बारे में आपके के बारे में जानकारी होगी। रामसर स्थल के रूप में भारत में 2 वेटलैंड्स को मान्यता दी गई है। भारत में अब 49 वेटलैंड्स हो गए हैं और 1 मिलियन अलग से अधिक हेक्टेयर में फैले हुए हैं। और हम वॉन चैलेंज तहत भूमि क्षरण तटस्थता की राष्ट्रीय पद्धति को ला करने में काम कर रहे हैं। तो ये वॉन चैलेंज सब मैंने करवाए हैं, ये आप रेगुलर चैनल पर जाएंगे अपने, तो हमने द हिंदू के न्यूज़ पेपर डिस्कशन में पूरे लिखवाए क्लास के अंदर, है ना। इसके अलावा वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड जो हमारा सोलर को लेकर इनिशिएटिव है, उसका भी प्रधानमंत्री जिक्र किया। तो ये न्यूज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर नासा ने शुक्र ग्रह की अद्भुत तस्वीर खींची है। पहली बार नासा के वैज्ञानिकों ने पाकर सोलर पोप की वजह से पहले शुक्र की तस्वीर खींची है। तो ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट में कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा का 36 स्थापना दिवस मनाया गया। पता होना चाहिए आपको कि एपीडा क्या काम करती है। 38 में स्थापित हुई थी और 300 ये हमारे कृषि उत्पादों का निर्यात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सारे इस वीक के रोजगार निर्माण को हमने डिस्कस किया। इसमें 2 पार्ट में किया है मैंने, क्योंकि इस बार बहुत अच्छा रोजगार निर्माण आया था और ये हमारे PSC के लिए नहीं, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार मैंने कोशिश करी है कि आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द बॉक्स भी दी जाए, केवल जो न्यूज़पेपर में वही नहीं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चीज़ों को एलोबरेट किया, डिस्कस किया है। तो इनको आप तैयार करिए। आई होप कि आपको इससे काफ़ी फायदा हुआ होगा। और इस पे जो मैंने क्वेश्चन लिखवाए आपको, जो क्वेश्चन ने बोले वो भी मुझे लिख के दिखाइए, है ना। चलिए, थैंक यू।